जब नासा द्वारा किए गए कुछ स्पेस मिशन की बात आती है तो इसमें कुछ ऐसे मिशन हमारे सामने आते हैं जिन्होंने हम मनुष्यों की स्पेस की नॉलेज को पूरी तरह से बदल दिया। और उन मिशन में से एक वॉयेजर मिशन भी रहे हैं। साल 1977 में नासा ने अंतरिक्ष में 2 इंटरस्टेलर प्रोब्स को लॉन्च किया। सबसे पहले वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया और उसके 15 दिनों के बाद वॉयेजर 1 को भी लॉन्च कर दिया गया। सबसे पहले तो इन दोनों को एक्सप्लोरेशन करने के लिए जुपिटर और सैटर्न की ओर भेजा गया, क्योंकि उस समय इन दोनों ग्रहों की पोजीशन में एक अलाइनमेंट थी, जिसके कारण दोनों ग्रहों को काफी अच्छे से समझा जा सकता था। ये दोनों मिशन ही काफी सक्सेसफुल रहे और इन्होंने वैज्ञानिकों को हमारे सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद प्लैनेट्स की काफी इंफॉर्मेशन दी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ये फैसला किया कि वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपट्यून की ओर भेज दिया जाए, ताकि वहां से भी हमें काफी ज्यादा डेटा मिल सके, क्योंकि उस समय तक हमारे पास सोलर सिस्टम और उसके दूसरे प्लैनेट्स के बारे में काफी कम जानकारी थी। 1977 का समय इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय यूरेनस और नेपट्यून की भी एक काफी स्पेशल अलाइनमेंट थी। इसके अलावा जुपिटर और सैटर्न भी अलाइनमेंट में थे और ऐसा हर 176 साल में केवल एक बार ही होता है। यही कारण था कि उस समय वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपट्यून की ओर भेजा गया, क्योंकि तब उसकी स्पीड भी काफी बढ़ सकती थी और साथ ही इन ग्रहों के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण भी उन तक आसानी से और जल्दी पहुंचा जा सकता था। यानी कि जहां नेपट्यून ग्रह तक पहुंचने के लिए 30 साल लग जाने थे, यह दूरी स्पेसक्राफ्ट केवल 12 साल में ही तय कर सकता था, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए नासा ने भी उस समय इस मिशन को एक्सपेंड करने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस मिशन के द्वारा हासिल कर सके। वैसे तो शुरुआत में इस मिशन को केवल जुपिटर और सैटर्न तक ही सीमित समझा गया था, लेकिन बाद में इस मिशन ने हमारे वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया और यह आज तक के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के लिए बन गया। इन दोनों प्रोब्स के कारण ही नासा के वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के 4 बड़े ग्रहों को समझ सके और इनसे मिलने वाली इमेजेस के कारण वे इन ग्रहों के चांद को भी काफी गहराई से समझ सके। उस समय तक इस तरह का कोई मिशन हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें इससे पहले उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स और आइस जाइंट्स के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन ने वैज्ञानिकों की हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर को समझने में काफी मदद की। इसके अलावा हमने इस दौरान हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे मून्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में भी जाना। ये सभी जानकारी हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इस दौरान हमें कई ऐसी चीजें पता चली जिससे हमारे फ्यूचर के स्पेसक्राफ्ट मिशन को काफी ज्यादा सहायता मिली। इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को सदर्न कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में बनाया गया था। इस मिशन के ओरिजिनल प्रोग्राम का खर्चा था $865 मिलियन, लेकिन बाद में जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का फैसला किया गया और उसे वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन बना दिया गया, तब नासा को $30 मिलियन का खर्चा और उठाना पड़ा। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया, जो तारों के बीच का एक खाली स्थान है जहां डेड स्टार के हिस्से भी मौजूद होते हैं। न केवल इतना ही, इंटरस्टेलर स्पेस में रोग प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वे इस इंटरस्टेलर स्पेस को काफी अच्छे से समझ सकते थे। दोस्तों, क्या आप रोग प्लैनेट के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इसके बाद नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 को भी इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया गया और फिर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने नासा के वैज्ञानिकों तक काफी जानकारी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए पहुंचाई। अब यह दोनों प्रोब्स पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट बन गए हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच सके हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को असल में जुपिटर और सैटर्न पर एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया था, जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा नई खोज की। जैसे कि इसी वॉयेजर मिशन के कारण हमारे वैज्ञानिक सैटर्न प्लैनेट की रिंग्स को भी काफी अच्छे से समझ सके और उन्हें ये भी पता चल सका कि जुपिटर के एक चांद जिसका नाम आयो है, उस पर काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि धरती ही केवल ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर वॉल्केनोज मौजूद होते हैं। इसलिए ये भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही नई और काफी बड़ी खोज थी।
आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर और उसके मून्स की लगभग 33,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी। इसके बाद जब वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपट्यून की ओर भेजा गया तो ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो हमारे सोलर सिस्टम में इतनी दूर मौजूद ग्रहों तक पहुंच सका था। असल में हुआ ये था कि जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह पर अपनी खोज कर ली थी तब उनमें से वॉयेजर 1 सैटर्न की रिंग्स की ओर बढ़ा, जिसने आगे चलकर हमें सैटर्न और उसके मून्स के बारे में काफी कुछ जानकारी दी और इससे हमें सैटर्न के रिंग्स के बारे में भी काफी ज्यादा जानकारी मिली। लेकिन वॉयेजर 2 की दिशा यूरेनस ग्रह की ओर मोड़ी गई और वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपट्यून की ओर अपना सफर शुरू किया और वहां पहुंचकर हमें यूरेनस और नेपट्यून के बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के चलते हमें यूरेनस और नेपट्यून के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद भी इन स्पेसक्राफ्ट को रोका नहीं गया, बल्कि इनके द्वारा लगातार रिसर्च जारी रखी गई। क्योंकि 1977 में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, तब ऐसा सोचा गया था कि यह मिशन केवल 4 साल तक ही चलेगा। लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों के लिए कितना खास मिशन रहा है। जब 1986 में वॉयेजर 2 ने यूरेनस के ऊपर से उड़ान भरी तो इसने उसके 10 नए चांद को खोजा, साथ ही इसने उसके 2 नए छल्लों को भी खोजा। इसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि सौरमंडल में सिर्फ शनि ग्रह के पास ही रिंग्स नहीं पाई जाती है, बल्कि यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। वैसे तो इसके बाद ही हमारे वैज्ञानिकों ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को बंद करने का फैसला किया था, लेकिन कार्ल सैगन ने वैज्ञानिकों से कहा कि वॉयेजर 1 के कैमरे अभी बंद ना किए जाएं, उससे एक आखिरी सेट ऑफ इमेजेस ली जानी चाहिए। इसलिए जब नासा के अधिकारियों ने उनकी बात मानी तब उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की तरफ वॉयेजर 1 का कैमरा घुमा दिया और उससे जो तस्वीरें मिली वह काफी हैरान करने वाली थीं। 14 फरवरी 1990 में जब वॉयेजर 1 से तस्वीरें ली गईं, तब हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी धरती कितनी छोटी नजर आती है। उस पिक्चर में हमारी धरती केवल एक नीले बिंदु की तरह नजर आ रही थी और इसलिए हमारी धरती की इस तस्वीर को द पेल ब्लू डॉट कहकर बुलाया जाने लगा। इसके बाद धरती के साथ साथ सूर्य और बाकी ग्रहों की भी इसी प्रकार तस्वीरें ली गईं। पर अभी एक इंटरव्यू के दौरान नासा फिजिसिस्ट रैल्फ मैकनेट ने कहा कि 45 सालों से चल रहे वॉयेजर मिशंस को अब नासा रोकने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इन ट्विन प्रोब्स की पावर कम हो रही है। इन दोनों ट्विन प्रोब्स की पावर लेवल्स हर साल 4 वॉट कम हो जाती है। हालांकि नासा ने पहले से काफी प्रयास किए ताकि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लंबे समय तक अंतरिक्ष में खोज के लिए इस्तेमाल किया जाए और ऐसा करने के लिए उन्होंने पहले ही इसके काफी इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया ताकि इसकी पावर कम इस्तेमाल हो। क्योंकि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, लेकिन बाद में नासा के वैज्ञानिकों ने इनकी पावर बचाने के लिए वॉयेजर 1 की 6 इंस्ट्रूमेंट्स को स्विच ऑफ कर दिया और वॉयेजर 2 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स को भी बंद कर दिया गया। यानी कि अब वॉयेजर 1 में केवल 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग कंडीशंस में हैं और वॉयेजर 2 के केवल 5 ही इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग कंडीशन में हैं। अब नासा ने ये फैसला किया है कि अब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बाकी के भी कुछ वर्किंग सिस्टम्स को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और 2030 तक यह मिशन पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। इस दौरान इनकी यात्रा तो नहीं रुकेगी, बल्कि यह उतनी ही तेजी से अंतरिक्ष में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे सोलर सिस्टम की ओर अपने सफर को तय करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान अब इनसे इंसानों का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी हम नहीं जान पाएंगे कि ये क्या देख रहे हैं। वैसे अगर ये सही सलामत बिना किसी एस्टेरॉइड से टकराते हुए ऐसे ही चलते रहे तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 40,000 साल के बाद वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटुरी तक पहुंच जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पर एक गोल्डन रिकॉर्ड भी लगा हुआ है, जिसके अंदर कई सारी तस्वीरें, कुछ लिखावट और हमारी पृथ्वी की लोकेशन भी मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि यह दोनों स्पेसक्राफ्ट कहां से आए और साथ ही उसमें कुछ धरती की इमेजेस भी मौजूद हैं। इसलिए शायद यदि कभी भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य सिविलाइजेशन तक पहुंच गए तो इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें शायद ये बता पाएं कि वह कहां से आया है और उनकी दुनिया कैसी दिखती है। इसके साथ साथ इस पर 90 मिनट का म्यूजिक भी मौजूद है। वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि शायद भविष्य में ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए वह सिविलाइजेशन हम मनुष्यों के बारे में काफी कुछ जान सकती है।
सबसे बड़ी बात इसमें हमारे सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी की लोकेशन को स्टार्स की मदद से समझाया गया है। यानी अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन को यह स्पेसक्राफ्ट मिलता है तो इसके जरिए वे आसानी से हमारी सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। यानी हो सकता है कि भविष्य में यह वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी पर एलियंस के आने का जरिया भी बन जाए। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या ऐसा कभी संभव होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।